आज मैं लेकर के आई हूँ कहानी का 19वां भाग। अगर आपने इस कहानी के पिछले 18 भागों को नहीं सुना है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। अगले दिन रुद्र और आस्था नाश्ता करके ऑफिस के लिए निकल चुके थे। वही सिंह मेंशन में वसुंधरा के रूम में वसुंधरा कब से इधर उधर घूमते हुए किसी को फ़ोन लगाने की कोशिश कर रही थी, पर शायद जिसे वह फ़ोन लगाने की कोशिश कर रही थी उसका फ़ोन नहीं लग रहा था। और लगता भी कैसे, क्योंकि वह इंसान तो हमारे रुद्र बाबू की कैद में था। जी हाँ, वसुंधरा कब से समायरा को फ़ोन लगा रही थी पर उसका फ़ोन लग ही नहीं रहा था। वसुंधरा ने गुस्से में आकर अपना फ़ोन बेड पर फेंका और झुंझलाते हुए बोली, पता नहीं यह लड़की कहाँ मर गई। बातें तो इतनी बड़ी बड़ी कर रही थी पर अब तक हुआ तो इससे कुछ भी नहीं। आस्था अभी तक रुद्र की ज़िंदगी में है ही। जब तक वह रुद्र की ज़िंदगी से दूर नहीं होगी मैं अपने प्लान में कामयाब कैसे होंगी। नहीं, मुझे कैसे भी करके उस आस्था को रुद्र से दूर करना ही होगा। तभी तो वह रुद्र टूटेगा और उसके टूटने के बाद वह होगा जो मैं चाहती हूँ। यह बोलकर उसने अपना फ़ोन उठाया और किसी को फ़ोन मिला दिया। जैसे ही सामने वाले ने फ़ोन उठाया तो वह सुंदरा बोली, कहाँ हो तुम? ठीक हो? एक फ़ोटो भेज रही हूँ। मुझे यह लड़की चाहिए, पर किसी को भी यह किडनैप नहीं लगना चाहिए। सबको यही लगना चाहिए कि लड़की खुद ही कहीं गायब हो गई है। ठीक है, काम होते ही पैसे मिल जाएंगे। यह बोलकर वसुंधरा ने फ़ोन रखा और खुद से बोली, अब देखती हूँ इसे कौन बचाता है और रुद्र को टूटने से कौन रोकता है। फिर मुझे वह मिलेगा जिसकी मैं हकदार हूँ। इसके लिए मैंने इतना कुछ किया है। बहुत जल्दी मेरा सपना पूरा होगा और यह सिंह एम्पायर मेरा होगा और साथ ही अब रुद्र की प्रॉपर्टी पर भी मेरा हक होगा। यह बोलकर वह पागलों की तरह हंसने लगी। उसकी हंसी बिल्कुल किसी चुड़ैल की तरह थी। अगर कोई बच्चा उस समय उन्हें देखता तो पक्का डर जाता। वहीं दूसरी तरफ रुद्र आस्था को लेकर अपने ऑफिस पहुंच चुका था। प्रवीण ने उन्हें ग्रीट किया। आस्था ने मुस्कुराते हुए उसे जवाब दिया, पर रुद्र ने बिना किसी भाव के बस गर्दन हिला दी और फिर आस्था का हाथ पकड़कर उसे अपनी पर्सनल लिफ्ट से लेकर ऊपर अपने केबिन में चला गया। केबिन में आकर रुद्र ने आस्था को सोफे पर बिठाया और प्यार से उसके गाल को सहलाते हुए बोला, जान, आप यहाँ बैठिए। किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप प्रवीण से कह देना। मेरी एक ज़रूरी मीटिंग है, मैं जल्दी आ जाऊँगा। और अभी रोमा भी आती होगी। उसकी बात सुनकर आस्था ने मासूम सा चेहरा बनाया और बोली, पर तब तक मैं क्या करूँ? रुद्र, आपका केबिन है, जो मनाए कीजिए। यह बोलकर उसने मुस्कुराते हुए प्यार से आस्था का माथा चूमा और मीटिंग रूम की तरफ बढ़ गया, जहाँ अभिमन्यु अपने असिस्टेंट के साथ पहले से ही मौजूद था। पर आज उसके साथ कोई और भी था, जो कि एक लड़की थी जिसका नाम सोफिया राय चंद था। सोफिया राय चंद कंपनी के ऑनर की बेटी थी और अभिमन्यु की अच्छी दोस्त और बिजनेस पार्टनर भी थी। सोफिया ने रुद्र को एक बिजनेस मीटिंग में देखा था, जब वो अपने पापा के साथ वहाँ गई थी। तब से ही वह उसकी दीवानी हो गई थी और उसे पाना चाहती थी, पर उसे कभी मौका ही नहीं मिला। पर जब उसे पता चला कि अभिमन्यु और रुद्र एक साथ कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो वह अभिमन्यु से रिक्वेस्ट करके उसके साथ वहाँ आ गई थी। वही उसकी बात सुनकर अभिमन्यु ने सोफिया के जरिए आस्था और रुद्र को अलग करने की घटिया प्लानिंग कर ली थी, जिससे आस्था और रुद्र अलग हो जाए और वह आस्था को आसानी से वहाँ से लेकर जा सके। पर उसे यह नहीं पता था कि रुद्र को उसकी आस्था से दूर करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि कहने को भले ही दोनों दो जिस्म थे, पर उनकी रूह एक हो चुकी थी। एक दूसरे के बिना रहना तो वह दोनों अब सोच भी नहीं सकते थे और अब तो उन दोनों के प्यार की निशानी भी आने वाली थी, जो उन दोनों के रिश्ते को और भी मजबूत बनाने वाली थी। रुद्र जैसे ही मीटिंग रूम में पहुंचा, अभिमन्यु और उसके असिस्टेंट के साथ साथ सोफिया भी उठकर खड़ी हो गई। रुद्र ने अभिमन्यु से हाथ मिलाया और अपनी सीट पर बैठ गया। उसने अभिमन्यु को भी बैठने का इशारा किया तो वह भी बैठ गया। तभी अभिमन्यु सोफिया की तरफ इशारा करते हुए रुद्र से बोला, मिस्टर सिंह, यह सोफिया है, सोफिया रायचंद, मेरी दोस्त और बिजनेस पार्टनर। इस प्रोजेक्ट में यह भी इन्वेस्ट करना चाहती है। रुद्र ने उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और अभिमन्यु को देखकर बोला, मिस्टर अभिमन्यु, यह प्रोजेक्ट आपका है, मैं इसमें इन्वेस्टर हूँ। आई थिंक सबसे बड़ा इन्वेस्टर। बाकी मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है कि आप इस प्रोजेक्ट से किसे जोड़ते हैं या किसे निकालते हैं। मुझे बस मेरे प्रॉफिट से मतलब है। मुझे सही टाइम पर यह प्रोजेक्ट कंप्लीट चाहिए और मेरा प्रॉफिट भी। रुद्र की बात सुनकर अभिमन्यु ने बस हाँ में गर्दन हिला दी।
वही सोफिया को रुद्र की बात सुनकर बहुत गुस्सा आया, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकती थी, इसलिए चुपचाप बैठी रही, क्योंकि उसे पता था कि रुद्र के सामने उसकी औकात कुछ भी नहीं है। रुद्र ने मीटिंग शुरू करने के लिए कहा तो अभिमन्यु ने अपने असिस्टेंट को इशारा किया तो मीटिंग शुरू हो गई। पूरी मीटिंग में सोफिया का पूरा ध्यान सिर्फ रुद्र पर था, जो रुद्र भी महसूस कर सकता था। पर फिलहाल उसका ध्यान मीटिंग के साथ साथ अपनी घड़ी पर भी था, क्योंकि उसे जल्दी से जल्दी अपनी जान के पास जाना था, जो फिलहाल अकेली थी। उसने एक नज़र भी सोफिया की तरफ नहीं देखा था। वही उसके केबिन में आस्था रुद्र की चेयर पर बैठी हुई थी। उसके सामने कुछ पेपर और पेंसिल रखी हुई थी और वह शिद्दत से उन पेंसिल की मदद से पेपर पर कुछ बना रही थी। वही रोमा, जो कुछ देर पहले ही वहां आई थी, वह उसके सामने वाली चेयर पर बैठी कब से उसे जूस पीने के लिए बोल रही थी, पर आस्था का पूरा ध्यान तो अपने काम पर था, जिसे वह बड़ी ही लगन के साथ कर रही थी। रोमा ने उसकी तरफ देखा और बेचारगी से बोली, मैम प्लीज यह जूस पी लीजिए। रुद्र सर को पता चला कि आपने जूस नहीं पिया है तो वह बहुत गुस्सा करेंगे। पर आस्था ने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। लगभग 1 घंटे बाद उसने पेंसिल साइड में रखी और आंखों में चमक लिए बोली, कंप्लीट हो गया। यह बोलकर उसने खुश होते हुए उस पेज की तरफ देखा और फिर जल्दी से अपना जूस पीने लगी। तभी केबिन का दरवाजा खुला और रुद्र अंदर आया। उसे देखकर रोमा उठकर केबिन से बाहर चली गई। वही आस्था ने ग्लास टेबल पर रखा और जल्दी से उठकर रुद्र के पास आ गई। रुद्र ने प्यार से उसकी गाल को सहलाया और बोला, क्या कर रही थी आप जान, और आपने अभी तक जूस फिनिश क्यों नहीं किया? आस्था ने मासूम सा चेहरा बनाया और बोली, वह मैं कुछ कर रही थी। रुद्र ने उसका हाथ पकड़ा और उसे लेकर अपनी चेयर की तरफ चला गया। वह अपनी सीट पर बैठा और आस्था को अपनी गोद में बिठा लिया और उसके बालों को संवारते हुए बोला, अच्छा ऐसा क्या काम कर रही थी आप जो आपने अभी तक जूस फिनिश नहीं किया? आप जानती है ना, इस हालत में आपका ज़्यादा देर भूखे रहना अच्छा नहीं है। आस्था ने कुछ नहीं कहा और उदास सा चेहरा बनाकर नजरें झुका ली। अपनी जान को ऐसे उदास देखकर रुद्र को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, इसलिए उसने प्यार से उसके माथे को चूम लिया और उसे अपने सीने से लगाते हुए बोला, अच्छा उदास मत होइए, बस आगे से इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपको टाइम से हर चीज़ खानी और पीनी है। आस्था ने धीरे से हाँ में गर्दन हिला दी। तभी रुद्र उसका ध्यान दूसरी तरफ करते हुए बोला, वैसे आप ऐसा क्या कर रही थी जिस वजह से आपने अभी तक जूस नहीं पिया? उसकी बात सुनकर आस्था जल्दी से उससे अलग हुई और टेबल पर रखा पेपर उठाकर रुद्र के सामने करते हुए बोली, मैं यह बना रही थी। रुद्र ने जैसे ही उन पेपर्स को देखा तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई, पर उसकी आंखों में एक चमक और एक खुशी थी। उसने उन पेपर्स को पकड़ा और उन्हें देखते हुए बोला, जान आपने बताया नहीं कि आपको डिजाइनिंग आती है। दरअसल आस्था ने कुछ ड्रेस के डिजाइन बनाए थे जो बहुत ही खूबसूरत थे और साथ ही साथ थोड़े यूनिक भी थे। रुद्र ने आज से पहले ऐसे डिजाइन नहीं देखे थे। वही रुद्र की बात सुनकर आस्था धीरे से बोली, ऐसा कुछ नहीं है, मैं कोई प्रोफेशनल डिजाइनर नहीं हूँ, बस फ्री टाइम में कभी कभी बना लेती हूँ। उसकी बात सुनकर रुद्र जो गौर से उन पेपर को देख रहा था, वह उसे देखकर बोला, पर जान यह सच में बहुत अच्छे हैं, मैंने आज तक इतने अच्छे और यूनिक डिजाइन कभी नहीं देखे थे। आप इसे अपने कैरियर की तरह क्यों इस्तेमाल नहीं करती हैं? इससे आपका पैशन भी पूरा हो जाएगा और इंडस्ट्री में भी आपकी एक अलग पहचान भी हो जाएगी। उसकी बात सुनकर आस्था हिचकिचाते हुए बोली, पर मैं कैसे? मतलब यह इतना भी अच्छा नहीं है। उसकी बात सुनकर रुद्र उन पेपर्स को टेबल पर रखकर उसका चेहरा हाथों में भरते हुए बोला, नहीं जान, यह अच्छा नहीं, बहुत अच्छा है, ट्रस्ट मी। अगर आप इस फील्ड में आई तो बहुत जल्दी आप अपना एक अलग नाम बना पाएंगी। उसकी बात सुनकर आस्था उसके सीने से लगते हुए बोली, अगर आप चाहते हैं तो मैं यह करने के लिए तैयार हूँ, पर मुझे कोई अपना अलग नाम नहीं बनाना है। मैं चाहती हूँ कि लोग मुझे हमेशा आपके नाम से जाने, मिसेज आस्था रुद्र प्रताप सिंह के नाम से। उसकी बात सुनकर रुद्र मुस्कुरा दिया और उसके बालों को सहलाते हुए बोला, पर मैं तो चाहता हूँ कि सब लोग मुझे मेरी जान के नाम से जाने। मुझे अच्छा लगेगा अगर कोई मुझे देखकर यह कहेगा कि वह देखो, आस्था का पति जा रहा है। मैं आपको खुद से भी ऊपर देखना चाहता हूँ जान, जहाँ आपको मेरे नाम की, मेरे सहारे की जरूरत ना हो। उसकी बात सुनकर आस्था धीरे से बोली, पर मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ रुद्र, पर फिर आपको मेरे लिए करना है। मैं आपको उस मुकाम पर देखना चाहता हूँ, यह मेरा सपना है। उसकी बात सुनकर आस्था ने उसकी तरफ देखा और बोली, आप सच में ऐसा चाहते हैं? रुद्र ने हाँ में गर्दन हिलाई तो आस्था फिर से उसके सीने से लगते हुए बोली, ठीक है,
आपके लिए हम यह भी करेंगे। उसकी बात सुनकर रुद्र खुश हो गया। इसके बाद दोनों ने कुछ नहीं कहा, बस एक दूसरे को बाहों में भरे सुकून महसूस करते रहे। तभी केबिन का दरवाजा खुला और कोई अंदर आया। रुद्र ने जैसे ही उस इंसान की तरफ देखा, उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। आस्था भी उस तरफ देखने लगी, पर रुद्र ने उसे कसकर पकड़ लिया और उसका चेहरा अच्छे से अपने सीने में छुपा लिया। वह नहीं चाहता था कि सामने वाला इंसान आस्था को देखे। आस्था ने जब रुद्र की मजबूत पकड़ महसूस की तो वह भी शांत हो गई और उसके सीने में चेहरा छुपाए चुपचाप बैठी रही। तभी उसके कानों में रुद्र की आवाज पड़ी, जो अंदर आए इंसान को गुस्से में डांट रहा था। मिस रायचंद, आपको नहीं लगता आपको किसी के केबिन में आने से पहले नॉक करना चाहिए था? आपके अंदर यह मैनर्स नहीं है क्या? सोफिया, जो अभिमन्यु के साथ वहां आई थी, जिसे रुद्र पर क्रश था, वह भी बड़ा वाला, वह रुद्र से मिलना चाहती थी, उसके करीब जाना चाहती थी ताकि वह उसे अपने जाल में फंसा सके। पर जब रुद्र ने उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और उसे इग्नोर करके अपने केबिन में आ गया, इसलिए सोफिया भी उसके पीछे पीछे वहां आ गई और बिना नॉक किए ही रुद्र के केबिन में चली गई। पर अंदर का नजारा देखकर वह हैरान रह गई, साथ ही साथ उसे गुस्सा भी बहुत आ रहा था। रुद्र की गोद में किसी लड़की को देखकर वह आस्था को गुस्से और नफरत से घूर रही थी, लेकिन अभी तक आस्था का चेहरा नहीं दिखा था, क्योंकि आस्था का चेहरा रुद्र की गर्दन में छुपा हुआ था और दूसरा, रुद्र ने उसके चेहरे को अपने हाथ से कवर किया हुआ था, क्योंकि वह आस्था का चेहरा सोफिया को नहीं दिखाना चाहता था। रुद्र के गुस्से भरी आवाज सुनकर सोफिया ने उसकी तरफ देखा, जो उसे बुरी तरह से घूर रहा था। उसे देखकर सोफिया ने अपना फेस एक्सप्रेशन ठीक किया और हल्का सा मुस्कुराते हुए रुद्र को देखकर बोली, एक्चुअली मिस्टर सिंह, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है प्रोजेक्ट को लेकर। तो क्या? वह आगे कुछ बोलती, उससे पहले ही रुद्र उसकी बात काटते हुए बोला, मिस रायचंद, मुझे लगता है कि यह प्रोजेक्ट मैंने मिस्टर अभिमन्यु के साथ किया है, तो जो भी बात होगी वह खुद मुझसे कर लेंगे। और वैसे भी थोड़ी देर पहले ही सारी बातें क्लियर हो चुकी है, वह भी आपके सामने ही। उसकी बात सुनकर सोफिया को गुस्सा तो बहुत आया, पर फिर भी वह कंट्रोल करते हुए बोली, एक्चुअली मुझे कुछ डाउट था। तो उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही रुद्र ने अपना फ़ोन उठाया और किसी को लगाते हुए बोला, कम इनटू माय केबिन फास्ट। यह बोलकर उसने फ़ोन रख दिया। 1 मिनट के बाद प्रवीण उसके केबिन में आया तो सोफिया को वहां देखकर हैरान हो गया। फिर उसने रुद्र की तरफ देखा, जिसकी गोद में आस्था थी, पर उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। प्रवीण बिना कहे ही सारी बातें समझ गया। रुद्र ने प्रवीण की तरफ देखा और बोला, मिस रायचंद के जो भी डाउट है इन्हें क्लियर करो और आइंदा मेरे केबिन के आसपास मुझे कोई नहीं चाहिए। प्रवीण ने हाँ में गर्दन हिलाई और सोफिया की तरफ बढ़ा। वह कुछ कहता उससे पहले ही सोफिया, जिसे रुद्र की बातें सुनकर काफ़ी इंसल्ट फील हो रहा था, वह रुद्र को देखते हुए बोली, मिस्टर सिंह, आप ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। मैं भी इस प्रोजेक्ट की एक अहम इन्वेस्टर हूँ, तो आप ऐसे मेरी इंसल्ट नहीं कर सकते। उसकी बात सुनकर रुद्र उसे गुस्से में घूरते हुए बोला, मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं, यह आपको अच्छे से पता है मिस रायचंद। इसलिए मुझे प्रवोक करने की कोशिश मत करना, क्योंकि अगर मैं अपने पर आया तो मैं आपको कहीं का नहीं छोड़ूंगा। इसलिए बेटर होगा कि आप अपने काम से काम रखो और जो आप करने की कोशिश कर रही हो उसे ना करो, वरना यह आपके लिए सही नहीं होगा। नाउ गेट आउट फ्रॉम हेयर। रुद्र की बात सुनकर सोफिया के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे नहीं पता था कि रुद्र इतनी जल्दी उसके मंसूबों को समझ जाएगा। दरअसल सोफिया कोई रुद्र से प्यार नहीं करती थी, वह बस उसके साथ शादी करके उसका नाम, उसका पैसा, उसकी प्रॉपर्टी सब पाना चाहती थी। दुनिया की नज़रों में मिसेस सिंह होने का खिताब चाहती थी। रुद्र बिजनेस वर्ल्ड का किंग था, जो बिजनेस वर्ल्ड पर राज करता था। वह उससे शादी करके उसकी क्वीन बनकर खुद भी राज करना चाहती थी, पर उसे नहीं पता था कि रुद्र ने तो अपने लिए अपनी क्वीन पहले ही ढूंढ ली है, जो फिलहाल उसकी बाहों में उसके सीने से लगी सिमटकर उसकी गोद में बैठी हुई है। रुद्र को गुस्से में देखकर सोफिया जल्दी से वहां से चली गई। प्रवीण भी केबिन से बाहर चला गया। रुद्र ने गहरी सांस ली और अपने सीने में सिमटकर बैठी अपनी जान को देखा, जिसने उसके शर्ट को अपनी मुट्ठियों में कसकर पकड़ा हुआ था, जिसका मतलब साफ था कि रुद्र की ऊंची आवाज और उसके गुस्से से डर गई थी। रुद्र ने उसे खुद से अलग किया और उसके चेहरे को हाथों में भरकर प्यार से उसका माथा चूम लिया और बोला, शांत हो जाइए जान, कुछ नहीं हुआ है। आस्था ने उसकी तरफ देखा और धीरे से बोली,
आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे थे उस लड़की पर? वह तो आपसे काम की बात करना चाहती थी। यह बोलते समय वह बहुत प्यारी लग रही थी। रुद्र को उस पर बहुत प्यार आ रहा था, पर उसने कंट्रोल किया और प्यार से उसके गाल को सहलाते हुए बोला, आप बहुत मासूम हो जान, अभी इस दुनिया को अच्छे से नहीं जानती हो। लेकिन फ़िलहाल आपको कुछ जानने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूँगा। आप बस अपना और हमारे बेबी का ख्याल रखिए। यह बोलकर उसने अपने हाथ से आस्था के पेट को छुआ और मुस्कुरा दिया। आस्था ने हाँ में गर्दन हिलाई और उसके सीने से लग गई। रुद्र ने भी उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसके बालों को सहलाते हुए कुछ सोचने लगा। उसके दिमाग में सोफिया और अभिमन्यु चल रहे थे। अभिमन्यु के इरादों को वो बहुत अच्छे से जानता था, पर उसका सोफिया को आज वहां लेकर आना, फिर सोफिया का ऐसे उसके केबिन में जाना, रुद्र को समझ नहीं आ रहा था कि अभिमन्यु क्या करने की कोशिश कर रहा है। रुद्र का बस चलता तो वह चुटकियों में अभिमन्यु का खेल खत्म कर सकता था, पर कुछ तो था जो उसे रोक रहा था। कोई वजह थी जिस वजह से रुद्र अभी तक अभिमन्यु को झेल रहा था, पर बहुत जल्दी रुद्र अभिमन्यु का काम तमाम करेगा। तब तक उसे अपनी जान को सब बताना था, उसकी सच्चाई, उसका वजूद, जिससे वह अभी तक अनजान थी। वहीं दूसरी तरफ सोफिया गुस्से में रुद्र के ऑफिस से निकली और अपनी कार में बैठ गई, जिसमें अभिमन्यु पहले से ही मौजूद था। अभिमन्यु ने सोफिया के गुस्से से लाल चेहरे को देखा और मुस्कुराते हुए व्यंग्य से बोला, आ गई तुम, उस रुद्र से अपनी बेइज्जती करवा कर। मैंने तो पहले ही कहा था कि वह ऐसे ही किसी के जाल में फंसने वालों में से नहीं है, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। तुम्हें कुछ ज्यादा ही घमंड था अपनी खूबसूरती पर। वह आगे कुछ बोलता, उससे पहले ही सोफिया गुस्से में चीखते हुए बोली, ओह, जस्ट शट अप। तुम्हारा लेक्चर नहीं सुनना है मुझे। तुम मुझे बातें सुना रहे हो तो तुमने कौन सा तीर मार लिया? उसकी वाइफ को पाना चाहते हो ना तुम? आज तक कभी उसे सामने से देख भी पाए हो? नहीं ना? क्योंकि रुद्र के सामने तुम कुछ भी नहीं हो। उसने उस लड़की के आसपास इतनी सिक्योरिटी रखी हुई है कि कोई चाहकर भी उसकी एक झलक तक नहीं देख सकता है। बस एक बार मुझे पता चल जाए वह कौन है और कैसी दिखती है, सच बोल रही हूँ, उसकी वह हालत करूंगी कि वह फिर कभी रुद्र के करीब जाने का सोचेगी भी नहीं। उसकी बात सुनकर अभिमन्यु उसे देखते हुए गुस्से में बोला, आस्था को चोट पहुंचाने का सोचना भी मत, वह सिर्फ मेरी है। बहुत जल्दी मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगा, फिर मेरा मकसद भी पूरा हो जाएगा। बस एक हफ्ता है मेरे पास। मुझे कैसे भी करके आस्था को रुद्र के खिलाफ करना होगा और उसे अपने साथ लेकर जाना होगा, वरना अगर एक बार उसका राज्याभिषेक हो गया तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। फिर हुकुमसा की गद्दी उसकी हो जाएगी और उसकी हुकूमत चलेगी। उसकी बात सुनकर सोफिया उसे देखते हुए बोली, तुम फिक्र मत करो, बहुत जल्दी वह लड़की तुम्हारे पास होगी। अभिमन्यु, पर कैसे? कैसे होगा यह? पिछले 1 महीने से मैं मुंबई में हूँ, आज तक आस्था की एक झलक तक नहीं देखा। रुद्र ने उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन हाइड करवा रखी है, कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है। मेरे पास एक आइडिया है जिससे हमारा काम भी हो जाएगा और रुद्र को उस लड़की को हमारे सामने लाना ही होगा। अभिमन्यु, क्या मतलब? यह कैसे होगा? अभिमन्यु ने कन्फ्यूजन से पूछा, तो सोफिया ने उसे कुछ बताया, जिसे सुनकर उसके चेहरे पर एक मक्कारी भरी मुस्कान आ गई और वह मुस्कुराते हुए बोला, बहुत जल्दी तुम मेरे पास होगी। फिर मैं बनूंगा राजस्थान का हुकुमसा और तुम्हें मैं अपनी हुक्मरानी सा बनाऊंगा और पूरे राजस्थान पर सिर्फ मेरा राज होगा और सिर्फ मेरा हुक्म चलेगा पूरे राजस्थान पर। यह बोलकर वह हंसने लगा। फिर दोनों वहां से निकल गए। वही इन बातों से अनजान रुद्र और आस्था हंसते हुए अपना लंच कर रहे थे। रुद्र अपने हाथों से अपनी जान को खाना खिला रहा था, जो वह नखरे करके खा रही थी, क्योंकि रुद्र उसे हेल्दी वेजिटेबल सूप पिला रहा था, पर आस्था को वह अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वह मुंह बना रही थी। पर रुद्र ने उसे घूर कर डरा दिया था, जिस वजह से बेचारी मन मारकर जबरदस्ती वह सूप पी रही थी। आस्था को पूरा सूप पिलाकर रुद्र ने उसका चेहरा अपने हाथ से साफ किया और उसे पानी पिलाते हुए बोला, वेरी गुड जान। उसकी बात सुनकर आस्था ने मुंह बनाया और रुद्र को देखते हुए बोली, आप बहुत बुरे हैं रुद्र जी, मुझे यह गंदा सा सूप पिला दिया आपने। मुझे यह नहीं पीना था, मुझे छोले भटूरे खाने थे, पर आपने मेरी बात नहीं मानी। अब मैं भी आपसे बात नहीं करूंगी। यह बोलकर वह उठकर केबिन से अटैच बेडरूम में चली गई। रुद्र ने अपना सिर हिलाया और पीयून को बर्तन लेकर जाने का बोलकर खुद भी उठकर आस्था के पीछे रूम की तरफ बढ़ गया। उसे पता था वह आस्था के मूड स्विंग है।
जो प्रेगनेंसी की वजह से है। यही वजह से वह ऐसे बच्चे जैसे बिहेव कर रही है। पर रुद्र को इनसे कोई परेशानी नहीं थी, उल्टा वह तो खुश हो रहा था, क्योंकि उसे अपनी जान का बचपना एंजॉय करने को मिल रहा था। वह बचपना जो शायद आस्था बचपन में कभी जी ही नहीं पाई, पर अब उसके पास रुद्र था, जो उसका बचपना झेलने के लिए उसके पास था। इसलिए आस्था भी दिल खुलकर बचपना कर रही थी। बेशक वह यह जानबूझकर नहीं कर रही थी, यह उसकी प्रेगनेंसी की वजह से था, जहाँ पल पल उसका मूड चेंज हो रहा था। पर रुद्र को उसे ऐसे देखकर अच्छा लग रहा था। रुद्र ने रूम में जाकर देखा तो आस्था बिस्तर पर लेटी सो चुकी थी। उसने एक पिल्लो को हग किया हुआ था और आराम से सो रही थी। उसे देखकर रुद्र के चेहरे पर स्माइल आ गई। वह उसके पास जाकर बेड पर बैठ गया और उसके मासूम चेहरा को देखते हुए उसके बालों को सहलाते हुए बोला, आप नहीं जानती हैं, आप मेरे लिए कितनी ज़रूरी हो चुकी हैं जान। आप में मेरी जान बसने लगी है। मैंने प्यार तो पहले भी किया था, पर जो फीलिंग आपके साथ आती है वह पहले कभी नहीं आई थी। मेरे दिल के उस अछूते हिस्से तक आप पहुंच चुकी हैं, जहां पहले कभी कोई भी नहीं पहुंच पाया था। और सच कहूं, आपको ऐसे बचपना करते देखकर अच्छा लग रहा है। भले ही यह सब मूड स्विंग आपकी प्रेगनेंसी की वजह से है, पर मैं चाहता हूं कि आप हमेशा ऐसे ही रहें। बचपना करने वाली, मुझसे जिद करने वाली, मुझ पर हक जताने वाली। अब मैं आपका यह बचपना कभी खोने नहीं दूंगा। आप हमेशा ऐसे ही बचपना करना, जैसे अब कर रही हैं, बिल्कुल बच्चों जैसी। आई लव यू मेरा प्यारा सा बच्चा। यह बोलकर रुद्र ने प्यार से उसके माथे को चूमा और उसे अच्छे से ब्लैंकेट से कवर करके वापस केबिन में आ गया और अपने काम में लग गया। शाम को लगभग 5 बजे आस्था की नींद खुली। उसने आंखें खोलकर इधर उधर देखा तो रुद्र को अपने रूम में ना पाकर वह घबरा गई, पर फिर ध्यान से देखने पर वह उस रूम को पहचानते हुए बोली, यह तो रुद्र जी का ऑफिस वाला रूम है। फिर उसे याद आया कि कैसे दोपहर में वह रुद्र से नाराज होकर रूम में आई थी, क्योंकि रुद्र ने उसे वह गंदा सा वेजिटेबल सूप पिला दिया था। फिर वह वहाँ सो गई थी। आस्था उठी और वॉशरूम में जाकर फ्रेश होकर रूम से निकलकर केबिन में आ गई। उसने रुद्र की तरफ देखा, जो अपनी चेयर पर बैठा हुआ बहुत सीरियस होकर अपना काम कर रहा था। उस समय वह इतना हैंडसम लग रहा था कि आस्था की नज़रें उस पर से हट ही नहीं रही थी। रुद्र ने अपना कोट निकालकर पीछे चेयर पर लटका दिया था। सफ़ेद शर्ट की बाजू को कोहनी तक फोल्ड की हुई थी। आंखों पर नज़र का फ्रेम वाला चश्मा था और वह बहुत ध्यान से लैपटॉप पर अपना काम कर रहा था। आस्था एकटक उसे देखे जा रही थी। वैसे भी कहते हैं ना, जब एक आदमी सीरियस होकर अपना काम करता है तब वह सबसे ज़्यादा स्मार्ट लगता है। ऐसा ही रुद्र के साथ था। उस समय वह बहुत ही स्मार्ट लग रहा था। उसे ऐसे देखकर आस्था उसकी तरफ आकर्षित हो रही थी। रुद्र जो अपना काम कर रहा था, उसे अपने ऊपर किसी की तपिश भरी नज़रें महसूस हुई, तो उसने अपनी नज़रें उठाकर सामने देखा, जहां उसकी जान एकटक उसे देख रही थी। रुद्र ने कुछ पल उसे देखा, फिर असीम प्रेम से अपनी बाहें फैला दी। यह देखकर आस्था जल्दी से उसके पास जाकर उसकी बाहों में सिमट गई। रुद्र ने उसे अपनी गोद में बिठा लिया और अपनी बाहों में भर लिया। आस्था ने उसके गले में अपना मुंह छुपा लिया और उसके सीने पर अपने होठ रख दिए। यह महसूस कर रुद्र की आंखें बंद हो गई और उसकी पकड़ आस्था की कमर पर कस गई। आस्था उसकी गर्दन पर अपने होठ रगड़ने लगी। उसे खुद नहीं पता था कि वह यह क्यों कर रही है, पर रुद्र को देखकर उसे अपने अंदर बहुत ही अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी, जो वह समझ नहीं पा रही थी। पर रुद्र सब समझ रहा था। प्रेगनेंसी की वजह से उसकी बॉडी के हार्मोन चेंज हो रहे थे, जिस वजह से उसे यह सब महसूस हो रहा था। आस्था के ऐसा करने से रुद्र को बहुत सुकून महसूस हो रहा था। उसकी बॉडी में चेंजेज हो रहे थे, पर फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं कर सकता था। इसलिए उसने खुद को शांत किया और आस्था के बालों को सहलाते हुए बोला, जान शांत हो जाइए। उसकी बात सुनकर आस्था गहरी सांस लेते हुए बोली, रुद्र जी। रुद्र ने मजबूती से उसे पकड़ा और बोला, बस मेरा बच्चा, मैं ही हूँ आपके पास। आप बस शांत हो जाइए और मुझे टाइट पकड़ लीजिए। उसकी बात सुनकर आस्था ने उसकी कमर को मजबूती से पकड़ लिया और गहरी सांस लेने लगी। रुद्र उसकी हालत समझ रहा था, पर फिलहाल वह भी मजबूर था। वह ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता था जिस वजह से आस्था या उसके बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो। कुछ देर बाद आस्था शांत हुई। यह महसूस कर रुद्र ने उसे खुद से अलग किया और उसके बालों को संवारते हुए बोला, आप ठीक हैं? आस्था ने अपनी नज़रें झुका ली और धीरे से बोली, हमें नहीं पता कि हमें क्या हुआ है। हम यह नहीं करना चाहते थे,
पर पता नहीं कैसे उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। वह यह सोच रही थी कि पता नहीं रुद्र उसके बारे में क्या सोचेगा। रुद्र ने उसे ऐसे शर्मिंदा होते हुए देखा तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसने आस्था का चेहरा हाथों में भरा और प्यार से उसके माथे को चूमते हुए बोला, जान, आपको ऐसे शर्मिंदा होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जान है मेरी बीवी हैं। आपका पूरा हक बनता है मुझ पर और मेरे शरीर पर। आप जो चाहे मेरे साथ कर सकती हैं। उसकी बात सुनकर आस्था ने उसकी तरफ देखा और बोली, पर हमारे साथ ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। रुद्र, जानता हूँ यह सब आपकी प्रेगनेंसी की वजह से हो रहा है। प्रेगनेंसी की वजह से आपकी बॉडी के हार्मोन चेंज हो रहे हैं, जिस वजह से आप मेरी तरफ ऐसे अट्रैक्ट हो रही हैं और यह नॉर्मल है। मैं भी होता हूँ आपकी तरफ अट्रैक्ट। हम हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के प्रति आकर्षित होना नॉर्मल है, पर फिलहाल अभी हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं जिससे आपको या बेबी को कोई भी तकलीफ हो। अगर आप प्रेग्नेंट नहीं होती तो सच कह रहा हूँ, मैं आपको कभी भी नहीं रोकता। वैसे भी मुझे तो बहुत अच्छा लगता जब मेरी वाइफ मेरी तरफ ऐसे अट्रैक्ट होकर मुझ पर अपना प्यार बरसाती हैं, क्योंकि ऐसा बहुत कम होता है जब आप खुद से मुझ पर अपना प्यार बरसाएं। उसकी बात सुनकर आस्था शर्मा गई। उसने एक बार और अपना चेहरा रुद्र की गर्दन में छुपा लिया और उसकी कमर पर अपनी बाहें लपेट दी। रुद्र ने भी उसे अपनी आगोश में ले लिया और आंखें बंद कर ली। आंखें बंद करके दोनों एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। दोनों के दिल में सुकून था, पर इस बात से दोनों अनजान थे कि आगे उनकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला था, जो बहुत कुछ बदलने वाला था। कुछ देर बाद आस्था रुद्र से अलग हुई और उसे देखते हुए बोली, मुझे घर जाना है। रुद्र ने प्यार से उसके गाल को सहलाया और बोला, बस थोड़ा सा काम है जान, फिर हम चलते हैं। तब तक आपको कुछ चाहिए, कुछ खाना है तो आप बता सकती हैं। आस्था ने नामे गर्दन हिलाई और अपना चेहरा उसके सीने पर रखते हुए बोली, नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए, आप अपना काम कीजिए, तब तक हम यही आपके पास बैठेंगे। उसकी इस हरकत पर रुद्र मुस्कुरा दिया। उसने एक हाथ से उसे अच्छे से होल्ड किया और दूसरे हाथ से लैपटॉप पर अपना काम करने लगा। आधे घंटे बाद उसका काम खत्म हुआ। फिर दोनों रुद्र मेंशन के लिए निकल गए। घर जाकर दोनों ने फ्रेश होकर डिनर किया और एक दूसरे की आगोश में गहरी नींद में सुकून से सो गए। वहीं दूसरी तरफ अभिमन्यु उस समय अपने विला में अपने रूम में बैठा हुआ था। एक हाथ में उसने शराब का ग्लास पकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ में आस्था की फोटो थी, जिसमें वह सफ़ेद साड़ी में थी। यह तब की फोटो थी जब आस्था इंदौर में थी। अभिमन्यु उस फोटो को देखते हुए बोला, बाबा साहब के बोलने पर आज तक तुमसे दूर रहे, तुम्हारे पहले पति को मारा, तुम्हें विधवा की तरह रहने पर मजबूर किया। सोचा था टाइम आने पर तुम्हें ले जाएंगे, पर हमें नहीं पता था कि तुम उस रुद्र से शादी कर लोगी। कुछ टाइम के लिए हम इंडिया से बाहर क्या गए, तुम तो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गई। हमारे बारे में तुमने एक बार भी नहीं सोचा, जिसने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया। कभी किसी को तुम्हारा दोस्त नहीं बनने दिया ताकि तुम किसी से अटैच ना हो जाओ, पर तुम्हारे उस दो कौड़ी के बाप ने पैसों के लिए तुम्हारी शादी करवा दी। फिर भी हमने कुछ नहीं कहा, बस तुम्हारे उस पति को मार दिया। पर तुमने उस रुद्र के साथ शादी करके अच्छा नहीं किया, लेकिन बहुत जल्दी हम तुम्हें वहाँ से दूर, उस रुद्र से दूर ले जाएंगे। फिर हमारा मकसद भी पूरा होगा और तुम भी हमारी होगी, सिर्फ हमारी। यह बोलकर वह जोर जोर से हंसने लगा। उस समय अभिमन्यु बिल्कुल किसी सनकी की तरह लग रहा था। उसकी आंखें बिल्कुल लाल थी और उसकी हंसी बहुत ही डरावनी थी। 10 दिन ऐसे ही गुजर गए। आस्था और रुद्र की ज़िंदगी अच्छी चल रही थी। आस्था अपना प्रेगनेंसी पीरियड एंजॉय कर रही थी। रुद्र उसकी हर बात का ध्यान रखता, उसके मूड स्विंग को प्यार से झेलता। हर रात अपनी जान की फरमाइश पर किचन में कुछ न कुछ बनाता, पर इस सब में उसे कभी गुस्सा नहीं आया, बल्कि उसे बहुत अच्छा लगता। आस्था उस पर हक जताती, उसे हक से अपने लिए कुछ बनाने के लिए बोलती। उसका ऐसा रूप देखकर रुद्र को उस पर बहुत प्यार आता। बाकी सब ठीक था, पर इन दिनों एक चीज़ बदली थी। आस्था हर रोज रुद्र की तरफ आकर्षित होती थी। यह सब उसकी प्रेगनेंसी की वजह से हो रहा था। रुद्र ने डॉक्टर से बात की थी, तो डॉक्टर ने उसे यही बताया कि प्रेगनेंसी की वजह से आस्था की बॉडी के हार्मोन चेंज हो रहे हैं, जिस वजह से वह उसकी तरफ आकर्षित फील कर रही है। पर रुद्र बहुत प्यार से उसे संभाल लेता और उसे शांत करवाता। कभी कभी तो वह चिढ़ जाती, क्योंकि प्रेगनेंसी की वजह से रुद्र उसके करीब नहीं आता था। डॉक्टर ने अभी मना किया था
क्योंकि प्रेगनेंसी को अभी 3 महीने नहीं हुए थे और शुरू के 3 महीने ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। पर रुद्र हमेशा उसे संभाल लेता। सुबह का वक्त रुद्र आईने के सामने खड़ा तैयार हो रहा था। उसने व्हाइट शर्ट के साथ ब्लैक फॉर्मल पैंट पहनी हुई थी। वह आईने के सामने खड़ा होकर अपने बाल बना रहा था। तभी उसकी नज़र आईने में से बेड पर बैठी आस्था पर गई, जो एकटक उसे ही देख रही थी। उसकी आंखों में दिखने वाले इमोशंस रुद्र भी महसूस कर सकता था। उसने आस्था को तैयार कर दिया था और अभी वह खुद तैयार हो रहा था। यह उसका रोज का रूटीन था। अब आस्था को ब्रश करवाने से लेकर नहलाने तक सारा काम रुद्र ही करता था। आस्था उसे बहुत रोकती थी, पर रुद्र यह कहकर उसे चुप करवा देता कि उसका हक है। उसके आगे आस्था भी कुछ नहीं बोल पाती थी। रुद्र ने गहरी सांस ली और आस्था के पास आ गया। वह बेड पर उसके पास बैठ गया और उसे कमर से पकड़कर धीरे से उठाकर अपनी गोद में बिठा लिया। आस्था ने उसके कॉलर को अपने दोनों हाथों में कसकर पकड़ लिया और गहरी सांस लेने लगी। रुद्र ने उसे अपने सीने से लगा लिया और उसके बालों को सहलाते हुए बोला, शांत हो जाइए जान, देखिए मैं आपके पास हूँ। आस्था वैसे ही उसके गले लगे हुए ही बहुत ही बेचैन होकर बोली, रुद्र जी, मुझसे नहीं बर्दाश्त हो रहा है। मुझे नहीं पता मुझे क्या हो रहा है, पर यह अजीब सी फीलिंग, बहुत अजीब सा लग रहा है। आस्था की ऐसी हालत देखकर रुद्र को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, पर फिलहाल वह भी मजबूर था। वह आस्था के बालों को सहलाते हुए बोला, मैं समझता हूँ जान आपकी परेशानी को, लेकिन मैं भी अभी मजबूर हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे एक गलत कदम से आपको या हमारे बेबी को कोई भी नुकसान हो। आप दोनों मेरी ज़िंदगी हो, आप दोनों को कुछ हो, मैं यह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। और आप भी नहीं चाहोगी कि हमारे बच्चे को कोई भी तकलीफ़ हो, है ना? आस्था ने हाँ में गर्दन हिलाई तो रुद्र ने उसे खुद से अलग किया और उसके बिखरे बालों को संवारते हुए बोला, बस कुछ दिन और जान, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। तब तक प्लीज मेरे लिए और हमारे बेबी के लिए खुद को थोड़ा शांत रखने की कोशिश कीजिए। प्रॉमिस, एक बार बेबी आ जाए फिर तो मैं खुद भी आपको नहीं छोड़ूंगा। यह बोलकर वह शरारत से मुस्कुरा दिया। उसकी बात सुनकर आस्था शर्मा गई और उसने अपनी नज़रें झुका ली। रुद्र ने प्यार से उसका माथा चूमा और फिर दोनों ब्रेकफास्ट करके ऑफिस के लिए निकल गए। दोनों ऑफिस पहुंचे तो रुद्र अपने काम में लग गया। वही आस्था उसके सामने सोफे पर बैठकर कुछ न कुछ डिजाइन बनाने लगी। यह उसका रोज का हो गया था। वह रोज कोई न कोई नया डिजाइन बनाती, जिसे देखकर रुद्र बहुत खुश होता और उसे अपनी जान पर बहुत गर्व महसूस होता, क्योंकि आस्था के डिजाइन बहुत ही खूबसूरत और यूनिक होते थे। रुद्र ने सोच लिया था कि वह आस्था के डिजाइन को मार्केट में लॉन्च करेगा और आस्था को इस इंडस्ट्री में लेकर आएगा, जिससे उसकी जान को एक अलग पहचान मिले और उनका एक अलग नाम बने। इसका काम भी उसने शुरू करवा दिया था। बस अब वह डिजाइन बनना रेडी होने की देर थी। फिर रुद्र उन्हें मार्केट में लॉन्च करेगा और इसी के साथ वह अपनी और आस्था की शादी की पब्लिक में अनाउंस करेगा। वह दोनों बैठकर अपना काम कर रहे थे जब प्रवीण केबिन के अंदर आया। रुद्र ने उसकी तरफ देखा तो प्रवीण ने उसकी तरफ एक कार्ड बढ़ा दिया और बोला, बॉस, मिस्टर अभिमन्यु ने एक पार्टी लॉन्च की है जिसमें उन्होंने आपको इनवाइट किया है। रुद्र ने वह कार्ड देखा तो वह एक मास्क पार्टी थी जिसमें कपल एंट्री थी। रुद्र उस कार्ड को देखकर सोच रहा था कि अभिमन्यु क्या करने की कोशिश कर रहा है। तभी आस्था ने उसके हाथ से कार्ड ले लिया और खुश होते हुए बोली, वाह पार्टी! रुद्र जी, मुझे भी इस पार्टी में जाना है। मैं कभी किसी पार्टी में नहीं गई। पर रुद्र कुछ नहीं बोला। उसे यूं चुप देखकर आस्था का चेहरा उतर गया, पर वह फिर भी हल्का सा मुस्कुराते हुए बोली, सॉरी, मैं तो भूल गई थी। अभी तक हमारी शादी के बारे में कोई नहीं जानता है, इसलिए मैं आपके साथ नहीं जा सकती। कोई बात नहीं, आप चले जाना और मैं तब तक दादी माँ और चाची के पास रह लूँगी। यह बोलकर वह मुस्कुराते हुए जाकर सोफे पर बैठ गई और अपना काम करने लगी, मतलब डिजाइन्स बनाने लगी। पर रुद्र साफ देख सकता था कि उसकी स्माइल सच्ची नहीं थी। एक पत्नी होने के नाते उसका भी मन करता था कि वो अपने पति के साथ बाहर घूमे, पार्टी में जाए, पर रुद्र कभी उसे ऐसे पब्लिकली कहीं लेकर ही नहीं गया था। पर आस्था ने कभी कोई शिकायत नहीं की थी। उसकी उदासी देखकर रुद्र को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उसे पता था कि वह उसके साथ गलत कर रहा है। एक तरह से वह उसकी आज़ादी छीन रहा था, पर वह भी क्या करता। उसके दुश्मन इतने ज़्यादा थे कि आस्था को सेफ रखने के लिए उसे आस्था को सबसे छुपा कर रखना पड़ता था। रुद्र ने प्रवीण को जाने का इशारा किया और खुद उठकर आस्था की तरफ चला गया।
वह उसके पास जाकर सोफे पर बैठ गया और उसे उठाकर अपनी गोद में बिठा लिया। आस्था उसे देखने लगी तो रुद्र ने उसका चेहरा हाथों में भर उसके मुलायम होठों पर अपने सख्त होठ रख दिए और उसे चूमने लगा। आस्था की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वह रुद्र को देखने लगी जो आंखें बंद किए उसके होठों को चूम रहा था। उस एहसास से आस्था ने भी अपनी आंखें बंद कर ली और रुद्र का साथ देने लगी। उसके हाथ रुद्र के बालों में चल रहे थे। वही रुद्र का एक हाथ उसकी कमर को सहला रहा था और दूसरा उसकी गर्दन के पीछे था। रुद्र बहुत पेशेंटली आस्था को चूम रहा था। वही आस्था भी उसका पूरा साथ दे रही थी। प्रेगनेंसी की वजह से तो वैसे भी उसके हार्मोन्स ज़्यादा रिएक्ट कर रहे थे। दोनों एक दूसरे को ऐसे चूम रहे थे जैसे खा ही जाएंगे। कोई भी एक दूसरे को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। रुद्र अपना कंट्रोल खो रहा था, पर आस्था की हालत को देखते हुए रुद्र ने खुद को कंट्रोल किया और आस्था से दूर हो गया। दोनों की सांस तेजी से चल रही थी। रुद्र ने आंखें खोलकर आस्था की तरफ देखा, जो उसकी तरफ ही देख रही थी। रुद्र जानता था कि इन दिनों उसकी बॉडी के हार्मोन्स तेजी से रिएक्ट करते हैं। डॉक्टर ने भी उसे यह चीज़ बताई थी, इसलिए रुद्र उससे इस मामले में दूर ही रहता था। पर पता नहीं क्यों आज वह खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया। उसने आस्था को अपने सीने से लगा लिया, जो लंबी लंबी सांसें ले रही थी। उसका शरीर हल्का हल्का कांप रहा था, मतलब वह खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। यह देखकर रुद्र उसकी पीठ को सहलाते हुए उसे शांत करवाने लगा। लगभग 10 मिनट बाद आस्था शांत हुई तो रुद्र ने उसे खुद से अलग किया और उसके चेहरे को थामकर बोला, आप ठीक हैं जान? आस्था ने हाँ में गर्दन हिलाई तो रुद्र ने प्यार से उसका माथा चूम लिया। फिर उसके बालों को सहलाते हुए बोला, चलिए शॉपिंग पर चलते हैं। उसकी बात सुनकर आस्था असमंजस से उसे देखने लगी तो रुद्र उसे देखते हुए बोला, अब पार्टी में जाना है तो शॉपिंग तो करनी पड़ेगी ना, और मैं चाहता हूँ मेरी जान पार्टी में सबसे अच्छी लगे, इसलिए आज मैं आपको सारी शॉपिंग करवाऊंगा। यह बोलकर उसने आस्था को बोलने का कोई मौका नहीं दिया और उसे खड़ा कर खुद भी खड़ा हो गया और उसका हाथ पकड़कर केबिन से बाहर चला गया। आस्था को समझ नहीं आ रहा था कि रुद्र क्या करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसने ही तो उसकी सेफ्टी के लिए उसे किसी के सामने नहीं जाने दिया था और आज तो उसे पार्टी में लेकर जाने की बात कर रहा था सबके सामने। आस्था उससे कुछ कहना चाहती थी, पर रुद्र ने उसकी एक नहीं सुनी और उसे लेकर गाड़ी में बैठकर शॉपिंग के लिए निकल गया। आज की कहानी मैं यहीं तक रहने देती हूँ। इससे आगे की कहानी मैं कल लेकर आऊँगी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।